नमस्ते। भारत में वर्कप्लेस सेफ्टी को लेकर जो कानून हैं, उनमें एक बहुत बड़ा बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। दशकों पुराने उलझे हुए नियमों की जगह एक नया, आसान कोड लाया जा रहा है। तो चलिए, आज इसी पर बात करते हैं और समझते हैं कि ये नए नियम आखिर हैं क्या और इनका हम सब पर क्या असर पड़ेगा। जरा सोचकर देखिए, एक नहीं दो नहीं, पूरे 13 अलग-अलग कानून थे वर्कर्स की सेफ्टी के लिए। मतलब हर इंडस्ट्री का अपना नियम, हर तरह के काम के लिए अलग कानून। ये एक ऐसा मकड़ जाल था जिसमें सब उलझ जाते थे। इसे समझना और फिर लागू करना दोनों ही बहुत मुश्किल काम था। तो सवाल उठता है, इस उलझन का हल क्या निकाला गया? क्या हो अगर इन सभी 13 कानूनों को एक साथ मिला दिया जाए? बस एक कानून। और बिल्कुल यही किया गया है। इन सारे पुराने कानूनों को मिला के एक सिंगल बड़ा कानून बना दिया गया है। इसका नाम है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड, या जिसे हम सब OSH कोड के नाम से जानते हैं। तो इसका मेन मकसद क्या है? सिंप्लीफिकेशन, मतलब सरलीकरण। आप इसे एक बहुत बड़ी कानूनी सफाई की तरह समझ सकते हैं। मकसद ये था कि नियमों के इस जाल को हटाकर एक साफ सुथरा सीधा साधा सिस्टम बनाया जाए, ताकि एम्प्लॉयर्स हों या एम्प्लॉयज, सबको अपने अधिकार और अपनी जिम्मेदारियां एकदम क्रिस्टल क्लियर पता हों। अब ये बदलाव कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, द माइंस एक्ट 1952, मतलब ये वो कानून थे जो दशकों से हमारे लेबर लॉ की रीढ़ की हड्डी माने जाते थे। अब ये सब के सब इसी एक OSH कोड का हिस्सा बन गए हैं। हाँ, पर एक बात है, ये बदलाव रातों रात नहीं हुआ है। इसके पीछे एक लंबी कहानी है। इसकी शुरुआत हुई थी साल 2002 में, जब सेकेंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर ने इसकी सिफारिश की थी। फिर 17 साल बाद 2019 में बिल संसद में आया और आखिर में 2020 में जाके ये कानून बन पाया। तो हाँ, ये सफर वाकई काफी लंबा रहा। चलिए, अब आते हैं मुद्दे की बात पर कि आखिर इस कोड में बदला क्या क्या है। सबसे पहला और सबसे बुनियादी बदलाव है फैक्ट्री की परिभाषा में। अब आप सोचेंगे कि ये इतना जरूरी क्यों है? भाई, यही परिभाषा तो तय करती है कि ये कानून आखिर लागू किस किस पर होगा। तो देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ा चेंज है। पुराने कानून मतलब फैक्ट्रीज एक्ट के हिसाब से अगर किसी जगह पर बिजली यानी पावर का इस्तेमाल हो रहा है और वहाँ 10 या उससे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो वो एक फैक्ट्री मानी जाती थी। लेकिन नए OSH कोड ने इस लिमिट को सीधा डबल कर दिया है। अब ये लिमिट है 20 वर्कर्स की। और उन जगहों का क्या है जहां पावर का इस्तेमाल नहीं होता? वहां भी लिमिट बढ़ाई गई है। पहले ये 20 वर्कर्स थी, अब इसे भी डबल करके 40 कर दिया गया है। अब इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि बहुत सारे छोटे बिजनेस अब फैक्ट्री की डेफिनेशन से ही बाहर हो गए हैं। तो हो सकता है कि उन पर कंप्लायंस का बोझ थोड़ा कम हो जाए। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, एक पेंच है। जहाँ एक तरफ नॉर्मल फैक्ट्रीज के लिए लिमिट बढ़ाई गई है, वहीं दूसरी तरफ जहाँ भी कोई हैजर्डस यानी खतरनाक काम होता है, वहाँ के लिए नियम बहुत सख्त कर दिए गए हैं। नया OHS कोड कहता है कि अगर किसी जगह पर हैजर्डस एक्टिविटी हो रही है, तो वहाँ वर्कर्स की संख्या से कोई मतलब नहीं, चाहे वहाँ एक ही वर्कर क्यों ना हो, ये कोड लागू होगा। ये दिखाता है कि सेफ्टी को सबसे ऊपर रखा गया है। अच्छा, तो ये तो हुई फैक्ट्री की परिभाषा। अब बात करते हैं उन बदलावों की जो सीधे सीधे एम्प्लॉयज की डेली लाइफ पर असर डालेंगे। मतलब काम के घंटे, ओवरटाइम, छुट्टियां, इन सब में क्या बदला है। सबसे पहले वर्किंग आवर्स। ये एक बहुत ही सीधा और पॉजिटिव चेंज है। पहले मैक्सिमम डेली वर्क आवर्स 9 घंटे थे, अब इन्हें घटाकर 8 घंटे कर दिया गया है। अब आते हैं ओवरटाइम पर, और ये एम्प्लॉयज के राइट्स के लिए एक बहुत बहुत बड़ा कदम है। देखिए, पहले क्या था, एम्प्लॉयर आपको ओवरटाइम करने के लिए कह सकता था, लेकिन अब इस नए कोड के तहत यह जरूरी हो गया है कि किसी भी वर्कर से ओवरटाइम कराने से पहले उसकी कंसेंट यानी सहमति ली जाए, और वो भी लिखित में। हाँ, ओवरटाइम का पैसा डबल ही मिलेगा, लेकिन अब यह फैसला वर्कर का होगा कि उसे करना है या नहीं। एम्प्लॉयज के लिए एक और अच्छी खबर है, यह है एनुअल लीव को लेकर। पहले साल में पेड लीव के लिए क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 240 दिन काम करना जरूरी था। अब इस लिमिट को घटाकर सिर्फ 180 दिन कर दिया गया है। यानी अब अपनी अर्न लीव लेना पहले से ज्यादा आसान हो जाएगा। चलिए, अब जरा वर्कर वेलफेयर यानी श्रमिक कल्याण की बात करते हैं। ये कोड सिर्फ काम के घंटे या छुट्टियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये एम्प्लॉयज की भलाई के लिए जो फैसिलिटीज हैं, जो राइट्स हैं, उन्हें भी बढ़ा रहा है। जैसे कि कैंटीन,
पुराने कानून के हिसाब से कैंटीन की सुविधा देना तब जरूरी था जब किसी कंपनी में 250 या उससे ज्यादा लोग काम करते हों। अब इस नए कोड ने इस लिमिट को काफी कम कर दिया है, सिर्फ 100 वर्कर्स पर। इसका सीधा सा मतलब है कि अब पहले से कहीं ज्यादा वर्कप्लेसेस को अपने कर्मचारियों को कैंटीन की सुविधा देनी होगी। बिल्कुल इसी तरह एक और चीज है वेलफेयर ऑफिसर की नियुक्ति। पहले 500 एम्प्लॉय होने पर एक वेलफेयर ऑफिसर रखना जरूरी था। नए कोड ने इस नंबर को भी सीधा आधा कर दिया है, 250। तो अब ज्यादा जगहों पर एक डेडिकेटेड ऑफिसर होगा जिसका काम ही होगा एम्प्लॉयज के वेलफेयर का ध्यान रखना। और अब एक ऐसा बदलाव जो वर्कप्लेस पर जेंडर इक्वालिटी के लिए बहुत अहम है, ये है महिलाओं के एम्प्लॉयमेंट को लेकर। देखिए, पुराने कानून में महिलाओं को शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच काम करने से रोका जाता था, कुछ खास मामलों को छोड़कर। लेकिन नया कोड इन सभी पाबंदियों को हटाता है। ये कहता है कि महिलाएं हर तरह के काम में हर समय काम करने की हकदार हैं। बस एक शर्त है कि उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी सुनिश्चित की जाए। ठीक है, तो ये सारे बदलाव सुनने में तो काफी अच्छे लग रहे हैं, पर सबसे बड़ा सवाल, ये सब लागू कब से होगा? When does it start? अब यहां एक छोटी सी कानूनी बात समझने की जरूरत है। एक होता है कानून का पास होना और दूसरा होता है उसका नोटिफाई होना। तो ये ओशा कोड संसद से पास हो चुका है, प्रेसिडेंट की मंजूरी भी मिल गई है, मतलब कानून बन चुका है। लेकिन ये लागू तब होता है जब सरकार एक तारीख नोटिफाई करती है, यानी आधिकारिक तौर पर घोषणा करती है कि इस तारीख से ये कानून लागू है। और ओशा कोड के लिए वो तारीख अभी तक नोटिफाई नहीं हुई है। तो टेक्निकली ये कानून बन चुका है पर अभी तक लागू नहीं हुआ है। तो आखिर में एक सवाल पे आकर रुकते हैं। देखिए, इस कोड का इरादा तो बहुत अच्छा है, उलझे हुए कानूनों को सरल बनाना, वर्कर्स की सेफ्टी को बढ़ाना। कागज पर एक नया, बेहतर और सरल कानून तैयार है। पर असली सवाल तो ये है कि क्या सिर्फ कानून बदलने से भारत के वर्कप्लेसेस सच में ज्यादा सेफ बन पाएंगे? असली चुनौती तो इसे जमीन पर लागू करने की है, और वो अब शुरू होती है।